Hello everyone, and I welcome you all on Karya Glow. And Karya Glow is always happy to help you in your competitive exams. तो मैं एक vocabulary development के लिए एक छोटा सा सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ या स्पेशल क्लास लेकर आने वाली हूँ, जिसके बारे में तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। मतलब इस पूरे वोकेबलरी सेशन और ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ये सब जो लिखा हुआ है, इसके बारे में मैं एक दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी। यहाँ पर बस मैं ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई थी कि ये वोकेबलरी डेवलपमेंट का एक छोटा सा स्पेशल क्लास आएगा, जो आपकी सीजीएल में एंड जो आपके स्टेनोग्राफी में या जितने भी DSSB वाले एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें हेल्प करेगा। बट आज मैं कुछ ईडियम्स लेकर आई हूँ, इसके बारे में हम बात बाद में करेंगे, बट आज कुछ ईडियम्स देख लेते हैं सबसे पहले। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट ईडियम्स, जो कि आपको बुक्स में अभी हो सकता है कुछ ही मिले और बाकी जो हैं वो अभी रिसेंटली एग्जामिनेशंस में आए हैं। तो मैंने सोचा कि ये इम्पॉर्टेंट होगा ये ईडियम्स बता देना, क्योंकि ये ईडियम्स अब आने वाला जो एग्ज़ाम है सीजीएल का या फिर जो भी स्टेनो का एग्ज़ाम आने वाला है नवंबर में 18-19 नवंबर को है, तो उसमें भी काम आएगा, सीजीएल में भी काम आएगा, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ ऑब्वियसली इंग्लिश तो हर किसी चीज़ में कॉमन पूछी ही जाती है, तो उसके अंदर ये ईडियम्स आ सकते हैं। वो पुरानी चीज़ें नहीं रही कि ईडियम्स जो हैं आपको प्लिंथ की बुक से उठा करके दे देंगे और फला बुक से उठा के दे देंगे। अब ऐसा नहीं होता है। अब न्यूज़पेपर से सीधे सीधे उठ के चीज़ें आ जाती हैं। कभी कभी हम न्यूज़पेपर में भी कुछ ईडियम्स का, कुछ फ्रेजेस का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो डायरेक्टली उठ के आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा हमें अवेयर रहना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि वो घिसे पिटे ईडियम्स जो पहले से चलते आ रहे हैं वही चलेंगे। तो अब ऐसा नहीं है कि ब्लैक एंड ब्लू चलता रहेगा, कि मतलब लाल पीला हो गया, इंसान को इतना बुरी तरह से मारा। तो अब वैसे वाले ईडियम्स नहीं रहे। हालांकि हम लोग प्लिंथ टू पैरामाउंट के भी सारी ईडियम्स को पढ़ेंगे, उसका सेशन लेकर आएंगे। फॉर 1 क्लास 2 क्लास ऐसे करके लेकर आएंगे, जिसमें एवरी क्लास में 15-15 ईडियम्स होंगे एटलीस्ट। तो आज हम कुछ इंग्लिश के ईडियम्स देख रहे हैं जो सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेनो के पॉइंट ऑफ व्यू से, या सीडीएस का जो एग्ज़ाम होता है जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, उसके इंग्लिश सेक्शन में भी ऐसे बहुत सारे ईडियम्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे टू किक द बकेट से। सो व्हाट डज़ इट मीन टू किक द बकेट? टू किक द बकेट का मतलब है कि कोई इंसान जो है वो मर चुका है, यानी कि मर गया है। किक द बकेट यानी कि एक तरीके से हम इसको वैसे लिटरल मीनिंग नहीं ले सकते। मैंने कई बार अपनी वीडियोस में कहा है कि कभी भी ईडियम्स का लिटरल मीनिंग नहीं होता कि आपने बकेट को किक किया तो उसमें से पानी सारा बह गया, ऐसा नहीं है। तो किक द बकेट का कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप मर चुके हैं, मतलब डाई हो गए हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, जीवन लीला समाप्त हो चुकी है, यही इसका मीनिंग होता है। टू किक द बकेट मीन्स टू डाई। और इसके अलावा टू गिव अप द घोस्ट, टू गिव अप द घोस्ट का मीनिंग भी यही होता है, टू डाई। तो हो सकता है कभी आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं कि डायरेक्ट आपसे ईडियम पूछ ले, जैसे कि टू किक द बकेट का आप ईडियम इसका जो मीनिंग है वो बताइए, इस ईडियम का मीनिंग बताइए। एक सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, या हो सकता है कि इसका इस्तेमाल वो एक सेंटेंस में करें एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो उसमें भी आ सकता है ये ईडियम, और वैसे नॉर्मली भी पूछा जा सकता है। तो हमें दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो टू किक द बकेट मीन्स टू डाई, टू गिव अप द गोस्ट मीन्स टू डाई, टू ग्रीस द पाम, ये बहुत 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 ज़्यादा पुराना ईडियम है और ये कई बार पेपर्स में आ भी चुका है। आपको प्लिंथ टू पैरामाउंट और ऐसे कई 36 तरह की बुक्स में आपको मिल जाएगा। सो टू ग्रीस द पाम का मीनिंग क्या है? टू टेक ब्राइब, यानी कि किसी के पाम को, यानी कि किसी के हाथ को आप ग्रीस कर रहे हो, यानी कि आप उसको पैसा दे रहे हो, आप उसको ब्राइब कर रहे हो। इसका मतलब होता है रिश्वत। तो आप किसी को रिश्वत दे रहे हो तो उसको कहते हैं टू ग्रीस द पाम। बहुत ईजी था ये और बहुत पहले भी पूछा जा चुका है। देन एक और आता है जिसे हम कहते हैं अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब है टू हैव सम इम्पॉर्टेंस या वैल्यू। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अब आप इनको याद कैसे रखोगे, क्योंकि इसका लिटरल मीनिंग तो कुछ है नहीं, इसका तो कुछ और ही मतलब होता है सेंटेंस में प्रयोग होने के बाद, या वैसे भी इसका कुछ और ही मतलब होता है। सो आप इसको कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, एसोसिएशन बिल्ड करने के लिए याद कर सकते हो अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। दैट मीन्स के जब भी आपके खाने में जैसे मान लो नमक की कमी हो जाए, ठीक है, इवन अगर आप खिचड़ी भी बना रहे हो, इवन आप कोई भी मीठी चीज़ भी बना रहे हो,
तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि उसमें नमक नींबू का इस्तेमाल होता है। क्यों? ताकि आप दूध को फाड़ सको, तभी तो उसमें से पनीर निकलेगा, पनीर या फिर उसका जो छेना जिसे हम कहते हैं वो निकलेगा। और उसके बाद ही वो प्रोसेस शुरू होगा ना, जिससे हम रसगुल्ले बनाते हैं, जिससे हम रसमलाई बनाते हैं और ये सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब है कि सॉल्ट तो आपको हर किसी चीज़ में चाहिए, यानी कि सॉल्ट इज़ एक उसका ग्रेट इंपॉर्टेंस है। एक तरीके से देखा जाए तो उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। सो टू हैव सम इंपॉर्टेंस या वैल्यू, तो वो एक सॉल्ट के ग्रेन की तरह है, एक सॉल्ट के एक छोटे से कण की तरह है, यानी कि उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये आप एसोसिएशन बिल्ड करने के लिए ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट को कैसे याद करोगे कि ऐसा तो नहीं हो सकता इसका लिटरल मीनिंग कि गिर गया लेकिन फ्लैट गिरा है, ऐसा नहीं हो सकता। अब इसका लिटरल मीनिंग तो हम नहीं निकालेंगे, इसका कुछ और ही अर्थ होता है जिसका मतलब है टू हैव नो इफेक्ट। दैट मीन्स कि वो बिल्कुल एक चिकने घड़े की जैसा है। चिकना घड़ा क्या होता है कि पानी जो डालते हो उस पे से फिसल जाता है। दैट मीन्स कि वो बिल्कुल चिकना घड़ा है, उसको आप कुछ भी कह लो, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो इसे हम कहते हैं फॉल फ्लैट मीन्स टू हैव नो इफेक्ट। अब आता है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। अगेन ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स इसका मतलब है टू फाइंड आउट हिडन मीनिंग ऑफ समथिंग, यानी कि जब आप किसी चीज़ का हिडन यानी कि छुपा हुआ मीनिंग खोज रहे हो या निकालते हो तो उसे हम कहते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन्स। फिर आता है अ पाइप ड्रीम। नाउ व्हाट डज इट मीन अ पाइप ड्रीम? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ख्याली प्लाव। ख्याली प्लाव का मतलब है जैसे कि आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, आप दिन में सपने देख रहे हो जो होने भी नहीं वाला, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर रहे हो, तो इसको कहते हैं एन इम्प्रैक्टिकेबल ड्रीम या प्लान। मतलब एक ऐसा प्लान जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यानी कि बस आप दिमाग में सोच रहे हो, वैसा पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं। टू किक द बकेट मीन्स टू डाई, यानी कि मर जाना। टू गिव अप द गोस्ट मीन्स मर जाना, यानी कि टू डाई। फिर आता है टू ग्रीज द पाम। टू ग्रीज द पाम का मतलब है टू टेक ब्राइब, यानी कि किसी से रिश्वत लेना। किसी से रिश्वत लेना या बोलते हैं ना किसी का हाथ गर्म करना या जेब गर्म करना टाइप, सो ये वही चीज़ है। टू ग्रीज द पाम मीन्स टू टेक ब्राइब, यानी कि रिश्वत लेने से है इसका मीनिंग। फिर आता है अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मीन्स टू हैव सम इंपॉर्टेंस या अपनी वैल्यू, ठीक है। मतलब जैसे सब्जी वगैरह में नमक कम हो जाता है तो उसकी वैल्यू होती है, नमक की वैल्यू होती है, तो वैसे ही किसी इंसान किसी चीज़ की वैल्यू है, वो बिल्कुल एक ग्रेन ऑफ सॉल्ट की तरह है। देन वी हैव फॉल फ्लैट। दैट मीन्स टू हैव नो इफेक्ट, मीन्स एक चिकने घड़े की तरह है जिस पे कोई भी असर या फ़र्क नहीं पड़ता। टू रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स टू फाइंड आउट द हिडन मीनिंग। हिडन मीनिंग यानी कि जो छिपा हुआ जो मीनिंग है उसे ढूंढना। एंड अ पाइप ड्रीम मीन्स एन इम्प्रैक्टिकेबल प्लान, यानी कि जो पॉसिबल नहीं है वैसा प्लान या ख्याली प्लान। ओके, सो अब नेक्स्ट ईडियम्स पे चलते हैं। तो आता है टू गो टू द डॉग्स। अब टू गो टू द डॉग्स का मतलब ये नहीं कि आप डॉग के पास जा रहे हो उसे प्यार करने के लिए, उसे कुछ खाने पीने के लिए देने के लिए, ऐसा नहीं है। टू गो टू द डॉग्स मीन्स टू रूइन, यानी कि अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, चाहे वो बिजनेस का लॉस हो, चाहे वो कुछ भी हो, सो उसको कहते हैं टू रूइन, यानी कि सब बर्बाद हो गया। टू गो टू द डॉग्स। फिर आता है टू बी एट सी। टू बी एट सी को याद रखने का तरीका यही हो सकता है कि आप समुद्र के बीचों बीच पहुंच गए हैं, कैसे क्यों ये नहीं पूछना है, बट आप पहुंच चुके हैं। और उसके बाद चारों तरफ पानी ही पानी है, ना फ्यूल है, ना खाने पीने के लिए कुछ है, तो अब आप कंफ्यूज्ड हो चुके हैं कि आपको पता नहीं है आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये स्टेट होती है जिसे हम कहते हैं कन्फ्यूज्ड स्टेट, यानी कि कैसी कन्फ्यूज्ड स्टेट जिसमें आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है, तो आप पजल्ड हो चुके हैं, यानी कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इस भूल भुलैया या इस चीज़ से कैसे निकला जाए। सो टू बी एट सी मीन्स कन्फ्यूज्ड हैं आप बहुत ज़्यादा, और पजल हो चुके हैं, परप्लेक्स्ड हो चुके हैं, आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है। परप्लेक्स्ड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, परप्लेक्स्ड हो चुके हैं आप, या परप्लेक्स्ड हो चुके हैं कि आपको नहीं पता कि आगे क्या करना है। फिर एन एप्पल ऑफ वंस आई, ये लवेबल बेबी या चाइल्ड होता है, जिसका मतलब है कि आंखों का तारा, जिसे हम कहते हैं ना कि ये तो मेरी आंखों का तारा है, यानी कि जो बच्चा है, जो बेबी है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो ये आंखों का तारा, दैट मीन्स बहुत ही लवेबल चाइल्ड या बेबी है जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। एंड देन आता है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो ये दो एप्पल से बनने वाले ईडियम्स हैं, तो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा कि कब क्या कौन सा अर्थ पूछा है। सो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स झगड़ा, यानी कि अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण। अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट मीन्स झगड़े का कारण, यानी कि जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा है। इसके लिए एक और ईडियम का इस्तेमाल करते हैं, अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन, या फिर
एक कभी पॉलिटिकल साइंस जब मैं पढ़ती थी तो उसमें कॉन्टेंशियस इश्यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत होती थी। जब हमारे नेबरिंग स्टेट्स होते हैं वो आपस में लड़ते हैं तो कंटेंशन या बोन ऑफ कंटेंशन, ये जैसे चाइना एंड इंडिया के बीच में कुछ बोन ऑफ कंटेंशन है, राइट। जैसे अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है वो कहता है हमारा है, हम कहते हैं हमारा है, तो वो बोन ऑफ कंटेंशन मतलब वो एक ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से झगड़े होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती है। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर ये सारी चीज़ें होती हैं, झगड़े होते हैं, कभी पाकिस्तान हम और आपस में लड़ते रहते हैं। तो अब बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि झगड़े का कारण, कोई ना कोई तो कारण होगा ना। तो ये एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड एंड अ बोन ऑफ कंटेंशन, ये बिल्कुल सेम है, जिसका मतलब है कि एक डिस्प्यूट का कारण है कुछ, ठीक है, जिसकी वजह से कोई चीज़ हो रही है। तो अब आपने क्या करना है ना, आप अगर सीजीएल का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो या अगर आप स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, तो आप सीजीएल का जो अभी रिसेंटली 2022 में मैंने जो एग्ज़ामिनेशन दिया था जिसमें आई गॉट 48 मार्क्स आउट ऑफ 50, तो आप वो जा कर के देख सकते हो। वो पूरा वीडियो मैंने बनाया कि कितने कितने क्वेश्चंस आए, और एक मैंने छोड़ दिया था क्वेश्चन क्योंकि वो मुझे ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आ रहा था, बट मैं उसे करना नहीं चाह रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये गलत हो सकता है, जबकि वो गलत नहीं होता अगर मैं उसे अटेम्प्ट करती तो। लेकिन मैं अपने मार्क्स नहीं डिडक्ट करवाना चाहती थी, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था। तो छोड़ने में ही भलाई है बजाय कि कटने से, है ना। तो मतलब मार्क्स कटेंगे उससे अच्छा आप उसको छोड़ दो। तो इसमें क्या है कि आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हो सीजीएल वाला, उसमें आपको अभी रीसेंट का पेपर पता चलेगा कि रीसेंटली कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। और अभी सीजीएल का नोटिफिकेशन का वो चल भी रहा है, तो आप उसको भरिए जा कर के, बैठ के देखिए कि इंग्लिश का पेपर या इंग्लिश कैसी पूछी जाती है, सो दैट आप अपनी फिर तैयारी, अगर आपने किक स्टार्ट नहीं की है तो आपकी तैयारी को किक स्टार्ट मिल जाएगा, आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा। अगर आपको लगता है कि हमें इंग्लिश आती है या इंग्लिश में हम अच्छा कर लेंगे, तो आप एक बार बैठ के देखो उस एग्जामिनेशन में, आपको पता चलेगा कि आपका लेवल कितना है, कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, कितने नहीं। और साथ ही साथ अगर आप सीजीएल का एग्जामिनेशन देने के लिए नहीं जा रहे हैं तो आप मेरे चैनल के ऊपर स्टेनोग्राफी का एग्जामिनेशन का वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हुए हैं और कैसे क्वेश्चंस आए थे पिछली बार वो भी आपको मिल जाएगा। तो स्टेनो का इंग्लिश का एंड सीजीएल का इंग्लिश का ऑलरेडी यहाँ पर करियर ग्लो पर है, तो आप जाके देख सकते हो। बाकी आज की वीडियो में ये इंग्लिश के ईडियम्स थे कुछ जो मैंने आपको कराया, जैसे टू किक द बकेट, टू गिव अप द गोस्ट और टू ग्रीस द पाम, अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, फॉल फ्लैट, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, पाइप ड्रीम। आई थिंक आपको याद भी हो गया होगा, साथ साथ वीडियो के एंड तक आपको याद हो जाना चाहिए वैसे ये सारी चीज़ें। ये जितने भी ईडियम्स मैंने लिखवाए, अगर 5 से 6 भी आप याद कर पा रहे हो, दिमाग में रख पा रहे हो, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 2-3 बार अगर आप इसको रिवाइज करोगे तो ये ऑलरेडी आपके दिमाग में बैठ जाएगा फिट, और जिस दिन पेपर आएगा अगर ये ईडियम्स आ जाते हैं तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आप जा कर के सीजीएल का स्टेनोग्राफी का जो इंग्लिश का पेपर था वो या एनालिसिस वो ज़रूर देखिएगा। और मैं ऐसे ही ईडियम्स के सेशंस लेकर आती रहूँगी कुछ पिलिंथ के बुक में से, सो दैट अगर आपको पिलिंथ के बुक से कुछ ईडियम्स वगैरह याद नहीं हो पा रहे या उनको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, एसोसिएशन बिल्ड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ इस चीज़ में। बाकी फिर हम ईडियम्स के साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी करेंगे और याद भी करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ हम जितने भी रूट वर्ड्स हैं, जितनी भी वोकैबुलरी है, सिनोनिम, एंटोनियम्स, ये सब भी हम लोग देखेंगे। सो आप इस वीडियो में मतलब आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ईडियम्स के साथ मिलते हैं और बहुत अच्छे से प्रॉपर सेशंस लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच। सो लर्नर्स, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहें। सो कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।